जय हिंद। आज हम सेल चैप्टर के पार्ट 2 में हम आज देखते हैं 12वें नंबर से। तो इसके पहले हम बता दिए थे 11 कोशिकाओं के बारे में। अब इसके बाद 12वें नंबर पर है सिलिया एंड फ्लैजिला। तो इसके पहले वाले सारे 11 कोशिकाओं का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। अगर जो लोग पहले वीडियो नहीं देखे होंगे वो लोग पहले उसको देख लेंगे, उसके बाद ही इसको देखेंगे, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा किसी को। तो पहले में ये हम बताए थे, शॉर्ट नाम में हम लिखे हैं। यम का अर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया। यह होता है जो कोशिका में ऊर्जा बनाने का काम करता है। यह होता है गोल्जी बॉडी अर्थात गोल्जी का। तो यह ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, अर्थात किसी भी खाद्य पदार्थ को या ऊर्जा को या पानी को परिवहन का काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाता है। या हो गया वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होता है पानी का संग्रह करता है, जंतुओं में बड़ा पाया जाता है तथा मनुष्य में छोटा पाया जाता है। यह हो गया आपका सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम ये था कोशिका विभाजन का कार्य करता था, एक कोशिका से दूसरे कोशिका का निर्माण करता था। उसके बाद से ईआर था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये प्रोटीन का निर्माण करता था और ये दो भागों में बटा हुआ था। एक रफ साइड की तरफ राइबोसोम के धब्बे पाए जाते थे जिससे कि प्रोटीन का निर्माण हुआ। एक तरफ मुलायम चिकना सतह पर वसा अर्थात तेल का निर्माण हुआ। उसके बाद से राइबोसोम। तो राइबोसोम ये प्रोटीन का निर्माण करता है तथा इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। और उसके बाद से लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली कहते हैं। यह अगर कोशिकाओं में अगर फूट जाए तो वहाँ की सारी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तथा मरे हुए कोशिकाओं का अपमार्जन भी ये करता है। और उसके बाद से न्यूक्ली, यह सारे कोशिकाओं को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। और इस कोशिकाओं के अंदर लिक्विड पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर तथा न्यूक्लियस के अंदर दोनों लिक्विड को हम जीव द्रव्य कहते हैं। इस जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है उसको केंद्रकीय द्रव, और जो इन पूरे कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है जो इस खाली स्थान पर भरे होते हैं द्रव, उनको कोशिका द्रव्य कहते हैं। दोनों द्रवों को मिला के दोनों द्रवों को मिला करके जीव द्रव्य कहते हैं। अब 12वें नंबर पर सिलिया एंड फ्लैजिला, अर्थात ये जो सिलिया जो फ्लैजिला है यह केवल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं या ह्यूमन सेल में नहीं पाए जाते हैं। ये पौधों में मोशन का काम करते हैं, अर्थात गति का हिलने डुलने में काम करते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और जो ये सिलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से बाल टाइप्स का होता है। ओनली प्लांट सेल, तो यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। मूवमेंट एंड फीडिंग और शोषण। अब ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, अगर इस पर कोई भी खाद्य पदार्थ या चिपचिपा पदार्थ, हम जैसे कि आप मान चलिए कि दवा ववा मारते हैं तने पर, प्रेशर से छिड़काव करते हैं, तो इन्हीं सिलिया एंड फ्लैजिला के वजह से अवशोषण करके वह पौधों के अंदर चला जाता है। उसके बाद ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर में फ्लैजिला वाला होता है वो बड़ा होता है, सिलिया वाला छोटा। अब है 13वें नंबर पर लवक, या इसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्लास्टिड। यह केवल लवक जो होते हैं ओनली प्लांट सेल, अर्थात केवल ये पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। यह लवक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक, क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक। अब इन तीनों को हम पूरा डिटेल से समझते हैं और देखते हैं। पहला क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरो, इसको हम हिंदी में कहते हैं हरित लवक। प्लास्ट का मतलब होता है लवक अर्थात रवन रंग, क्लोरो का मतलब होता है हरित अर्थात हरा। तो हरित से यह साफ स्पष्ट होता है कि हरा। तो यह पत्ती तथा तने में ये जो हरा रंग होता है यह पत्तियों एवं तनों में
पाए जाते हैं तथा पत्तियों में क्लोरोफिल के कारण पत्ते हरे रंग के होते हैं। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है यह भोजन निर्माण में सहायक होता है। तो आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से जो हरे रंग की पत्तियां होती है पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट एक तत्व क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन का निर्माण होता है। अब उसके बाद से है ल्यूकोप्लास्ट अर्थात अवर्णित लवण। इसका कोई रंग नहीं होता है, यह भोजन संग्रह का कार्य करता है अर्थात भोजन को संचित रूप में रखता है। यह भोजन जड़, तना तथा फलों के रूप में यह संचित होता है। जैसे कि जड़ में हम देखते हैं आलू, शकरकंद, और तने में जैसे कि हम देखते हैं कि लौकी आ जाएंगे सब, क्योंकि वह तने से निकला हुआ है। और जैसे कि फलों में आ जाएंगे सब सेब, अमरूद, अनार। और तीसरे नंबर पर क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक। यह पौधों को रंग प्रदान करता है, पौधों को और फलों को रंग प्रदान करता है। जैसा कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, कैरोटीन के कारण गाजर का रंग होता है, बीटानून के कारण चुकंदर का रंग होता है, लाइकोपेन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, जेंथोफिल के कारण फलों का पीला रंग होता है। तो देखिए ये जो क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक है यह भोजन निर्माण में सहायता करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो अवर्णित लवक है यह भोजन को संग्रह अर्थात संग्रहित करके रखता है। क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक यह भोजन को रंग प्रदान करके उचित रंग में व्यवस्थित कर देता है। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब है 14वें नंबर पर गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम, उसको इंग्लिश में हम क्रोमोसोम कहेंगे। तो ये जो क्रोमोसोम होता है यह केंद्रक में उपस्थित होता है और यह केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस में उपस्थित होता है। और केंद्रक में इस गुणसूत्र में डीएनए, आरएनए, जीन ये प्रोटीन के बने होते हैं तथा यह मानव में 46 होते हैं। और यहाँ देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है 23 जोड़ा। यहाँ जोड़ा में क्यों लिखे, क्योंकि मनुष्य का हर एक अंग सभी जोड़ा में है। जैसे कि 2 कान, 2 नाक, 2 आंख और मुंह भी देखिए ऊपर नीचे का एक जोड़ा है। इसी तरह से हमने यहाँ क्रोमोसोम को भी जोड़ा में लिखेंगे तो 23 जोड़ा। अब देखिए मेल में, तो मेल में जो 44 को होता है, 44 मेल और फीमेल में 44 सेम होता है। बस इस जो दूब है ना उसका बस अलग अलग फर्क रहता है। तो अब देखिए मेल में जो दूब होता है तो इसमें एक एक्स होता है और दूसरे में वाई होता है। अब फीमेल में जो होता है तो दोनों एक्स एक्स हो जाता है। अब ये देखिए ये जो 44 को है इसको हम कहते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम ये जो दू है इसको कहते हैं आलोसोम। तो प्रश्न पूछेगा कि बच्चे में लिंग का निर्धारण कौन करता है, तो आलोसोम। यही नहीं, क्योंकि 44 को तो दोनों में सेम ही रहेगा, बस दो का अलग फर्क रहेगा। और फीमेल में एक्स एक्स और मेल में एक्स वाई। तो देखिए गुणसूत्र का जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये हो गया आपका गुणसूत्र का स्ट्रक्चर। अगर इसी को वैज्ञानिकों ने तान के इसको लंबा करके देखा तो उसको नाम दिया डीएनए, और भी उसको ताना तो उसको नाम दे दिया गया आरएनए, और भी उसको ताना गया तो उसको नाम दे दिया गया जीन। अब इसका हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल डीएनए, आरएनए अर्थात गुणसूत्र के बारे में समझेंगे। अब देखिए कोशिका अर्थात सेल, यह सबसे छोटा अंग नहीं है, यह हमारे शरीर का
अंग नहीं, यह बहुत लोग कहते हैं कि कोशिका जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी अंग है। ये गलत बात है। यह सबसे छोटी इकाई है, अर्थात यह शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अब सबसे छोटे में जैसे कि आप लोग मान चलिए, अब कौन वैज्ञानिकों ने यह खोजा कि वह कौन सी शरीर का पार्ट है, हिस्सा है या इकाई है कि सबसे छोटा भी हो और सारे काम को स्वयं कर लेता हो। तो वह सबसे छोटी इकाई है कोशिका अर्थात सेल, क्योंकि इसी के अंदर ऊर्जा भी बनाता है, परिवहन का काम भी करता है, उसके बाद अपमार्जक का भी काम करता है, पानी को इकट्ठा करता है और तमाम सारे क्रियाएं इसी कोशिका के अंदर संपन्न हो जाती हैं। अब हम इसके बाद से देखते हैं कि कौन सी कोशिकाएं तो प्लांट सेल में पाए जाते हैं और कौन सी कोशिकाएं एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो बहुत बच्चों को यह कंफ्यूजन होगा, तो इसके बाद हम उसकी चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम देखते हैं कि कौन से सेल एनिमल सेल में पाए जाते हैं और कौन से प्लांट सेल में पाए जाते हैं और कौन से सेल दोनों में पाए जाते हैं, एनिमल और प्लांट दोनों में। तो आज हम देखते हैं कि एनिमल सेल में पाए जाने वाले सभी कोशिकाएं सभी छोटी एवं गोल होती हैं तथा प्लांट सेल में पाए जाने वाली सभी कोशिका बड़े होते हैं तथा चौकोर रहते हैं, चौकोर होते हैं। और एनिमल सेल में वैक्यूल्स अर्थात जो पानी रखने वाला होता है ये छोटा होता है और प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होता है वह बड़ा होता है। अब ये देखिए, ये जो दोनों है दोनों सेम से मिल रहा है, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि यह छोटा है और गोल है, यह बड़ा है चौकोर है। और ये जो पानी रखने वाला इसमें छोटा है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में ये बड़ा है। अब देखिए, और एनिमल सेल में सीलिया एंड फ्लैजिला पाई जाती हैं अवशोषण के लिए तथा हिलने डुलने के लिए। और इन लोगों में पाई जाती है सेल वॉल, बाहरी आवरण पर सेल वॉल अर्थात कोशिका भित्ति पाई जाती है। और उसके बाद से पौधों में प्लास्टिड अर्थात लवक पाए जाते हैं। उसके बाद ये जो लाइसोसोम लाइसोसोम जो होते हैं एनिमल सेल में, हमने बताया था कि लाइसोसोम जो होता है अपमार्जक का काम करता है तथा उसके बाद से क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाए जाते हैं प्लांट सेल में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अब देखिए, कुछ जो होते हैं दोनों में पाए जाते हैं एनिमल सेल तथा प्लांट सेल दोनों में, जैसे कि झिल्ली, कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल एवं एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। अब ये जो होते हैं राइबोसोम, इसमें 80S वाले राइबोसोम पाए जाते हैं, अर्थात इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाई जाती है और गोल्गी बॉडी भी पाई जाती है दोनों में। और दोनों में केंद्रक पाए जाते हैं अर्थात न्यूक्लियस, और सेंट्रोसोम अर्थात जो विभाजन का कार्य करता है यह भी दोनों में पाए जाते हैं। तो होप आप लोग ये समझ चुके होंगे कि कौन से सेल एनिमल सेल में और कौन से सेल प्लांट सेल में पाए जाते हैं और कौन से सेल दोनों अर्थात वो दोनों में पाए जाते हैं। तक आप लोग इस अब ये हो गया केवल सेल के आधार पर। अब हम इसके बाद से इसका वर्गीकरण देखेंगे। कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आधार पर इसका वर्गीकरण फिर से देखेंगे। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ सेल अर्थात कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं ये इतनी छोटी होती हैं कि जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी
का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको हम आरंभिक कोशिका कहते हैं। और ये जो होते हैं अविकसित कोशिकाएं भी होती है। पूरी तरह से इनका विकास नहीं हुआ तो होता है इन कोशिकाओं में। इसमें केवल मुख्य अंग ही आते हैं और इसका एग्जाम्पल है नील हरित शैवाल। इसको एकदम सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये दिखेगा, उस तरह से तो नजर ही नहीं आए क्योंकि ये इतना सूक्ष्म होता है। अब उसके बाद से है यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन से सेल एनिमल में पाए जाते हैं और कौन से सेल प्लांट में पाए जाते हैं और कौन से सेल प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। तो अब उसके बारे में हम समझेंगे, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं कौन से सेल प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं और कौन से सेल यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं और कौन से सेल दोनों में पाए जाते हैं। तो ये देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं अर्थात सूक्ष्म होते हैं, और यूकैरियोटिक जो होते हैं यह बहुत बड़े होते हैं। सब बड़े बड़े सेल होते हैं। तो इस तरह से इनमें जो प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर कोई किसी प्रकार का झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसीलिए नो इन्वेलोप ऑन न्यूक्लियर अर्थात न्यूक्लियस के बाहर किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं पाया जाता है, तथा यूकैरियोटिक में इन्वेलोप ऑन न्यूक्लियस अर्थात कि केंद्रक के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है। तब ये देख, और प्रोकैरियोटिक में जो श्वसन लेते हैं जीव द्रव्य से श्वसन लेते हैं, तो जीव द्रव्य कहते किसे हैं, तो कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य को हम जीव द्रव्य कहते हैं। तो ये जो होते हैं कोशिका के द्रव्य से ही अर्थात जीव द्रव्य से ही सांस ले लेते हैं। और हम लोग अर्थात यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो श्वसन माइटोकांड्रिया से होता है, अर्थात क्योंकि श्वसन के दौरान क्रेब्स चक्र चलता है, माइटोकांड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है और श्वसन का काम होता है। अब देखिए उसके बाद है कुछ जो दोनों में पाए जाते हैं उसको थोड़ा देखते हैं। जो सिलिया फ्लेजिला है तो यह दोनों में पाए जाएंगे। डीएनए जीव द्रव्य और प्रकाश संश्लेषण यह भी दोनों में, तथा ये जो कोशिका भित्ति होती है यह दोनों में पाई जाती है, यूकैरियोटिक में तथा प्रोकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है तथा यूकैरियोटिक में सेल्यूलोज की बनी होती है। अब प्रोकैरियोटिक की कोशिकाएं छोटी होती हैं तो इसको हम टेक्निकल नाम से 70s लिखते हैं, और 80s यूकैरियोटिक कोशिका बड़ी होती है तो इसको 80s हम लिखते हैं। तो ये जो 20 का है तो ये दोनों भी पाए जाते हैं, जैसे कि राइबोसोम, प्रकाश संश्लेषण झिल्ली, कोशिका भित्ति, डीएनए, जीव द्रव्य, सिलिया फ्लेजिला जो मोशन अर्थात गति का काम करते हैं, जिससे कि से पौधों में भी पाए जाते हैं, मनुष्यों में भी, अर्थात जैसे कि प्रोकैरियोट अर्थात यूकैरियोटिक। अब देखिए अब सबसे पहले अगर रिप्रोडक्शन देखा जाए तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्रिया पहले संपन्न किसके में होगा, तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में रिप्रोडक्शन की क्रिया हो, क्योंकि इसके में ज्यादा कुछ है ही नहीं है, बस सिलिया फ्लेजिला है, उसका भित्ति, राइबोसोम, बस दो चार। अब देखिए यूकैरियोटिक में बहुत ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वाल्वुल्स, गाल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो ये जो होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, ये सब बनने में ज़्यादा समय लगता है, तथा ये जो प्रोकैरियोटिक होते हैं बस 2 4 5 को सब रहते हैं, तुरंत फटाफट क्रिया करके सब एक का एक निर्माण करते, जैसे कि वायरस, विषाणु, छोटे जीव हो गए, तुरंत तुरंत बीमारी को फैलाते चलते हैं। तो होप आप लोग की ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आरएनए डीएनए के बारे में, साथ क्रोमोसोम के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।